हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आपका वेलकम है मूवीज एलाइज ने। तो व्हाट इफ शो के एपिसोड 8 और 9 ने बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस खड़े कर दिए मार्वल की मेन टाइमलाइन से रिलेटेड। ऑलमोस्ट जो भी सारे कॉन्सेप्ट एस्टेब्लिश किए लोकी के शो ने, मल्टीवर्स और इन्फिनिटी स्टोन से रिलेटेड उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया व्हाट इफ शो ने। लोकी के शो ने ये बात एस्टेब्लिश की थी और ये एक तरह से एजम्पशन थी मोस्टली मार्वल के फैंस की कि कोई भी इन्फिनिटी स्टोन काम नहीं करता अपने यूनिवर्स के बाहर। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। व्हाट इफ सीरीज के बाद अब जो इन्फिनिटी स्टोन्स हैं वो काम करते हैं अपनी अपनी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सेस के बाहर भी, बल्कि पूरी मल्टीवर्स में इन्फिनिटी स्टोन्स काम करते हैं। तो यहाँ पे अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि अगर इन्फिनिटी स्टोन्स काम कर सकते हैं किसी और यूनिवर्स में तो उन्होंने काम क्यों नहीं किया था टीवीए में। क्या कैंग ने स्पेसिफिकली टीवीए को ऐसा डिजाइन किया था कि वहां पे इन्फिनिटी स्टोन काम ना करे। इसके अलावा टीवीए में इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ साथ काम नहीं करता था इवन मैजिक भी। लेकिन ऑडिन ने जो स्पेल किया था लोकी को कन्वर्ट करने के लिए बचपन में उसकी फ्रॉस्ट जायंट फॉर्म से ह्यूमन में, वो अभी तक काम कर रहा था टीवीए में। व्हाट इफ सीरीज में मार्वल ने यह बात दिखाई थी कि लोकी की जो नेचुरल फॉर्म है फ्रॉस्ट जायंट वाली वो काफी डिफरेंट है, वो नेचुरली काफी बड़ा है आम इंसानों से। तो पॉइंट ये है कि जो ऑडिन का स्पेल है बचपन का किया हुआ वो लोकी पे काम कर रहा था इवन टीवीए के अंदर भी, जबकि टेक्निकली टीवीए के मुताबिक मैजिक काम करना नहीं चाहिए टीवीए के अंदर। तो क्या ऑडिन का स्पेल टीवीए से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर कैंग ने कुछ एक्सेप्शंस रखी हैं टीवीए को बनाते वक्त और उसे डिजाइन करते वक्त, और क्या ये एक्सेप्शंस काम करती हैं इन्फिनिटी स्टोन्स के काम ना करने पर, हम इस सब को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे मार्वल के बारे में ही बात करते हैं। तो लोकी शो के एपिसोड 1 में ये बात एस्टेब्लिश हो गई थी कि सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स किसी भी काम के नहीं है अपने यूनिवर्स से बाहर, यानी कि टीवीए में वो काम नहीं करते बिल्कुल भी। वो इतने इनवैल्यूएबल हैं कि उन्हें टीवीए खुद भी यूज नहीं करता और टीवीए के जो एजेंट्स हैं वो उसे यूज करते हैं एज पेपर वेट, जबकि उनकी इनफाइनाइट एनर्जी को यूज किया जा सकता है बाकी एंटिटीज के खिलाफ डिफरेंट यूनिवर्सेस में। लोकी को इस ड्रॉर में पड़े हुए बहुत सारे इन्फिनिटी स्टोन्स मिले थे और लोकी उनको आसानी से यूज कर सकता था टीवीए से निकलने के बाद। उसके पास लिटरली 2 से 3 गॉटलेट फुली भर सकते थे डिफरेंट इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ, और उसके पास फिर भी कुछ टाइम स्टोन और रियलिटी स्टोन बचे हुए थे एज एक्स्ट्रा। यहाँ पे गाइस हमारे पास हो सकती हैं 2 थ्योरीज। एक थ्योरी ये कि जो टीवी है वो टाइम स्पेस से बाहर है और वहाँ पे कोई भी इन्फिनिटी स्टोन काम नहीं करता। सारे यूनिवर्सेस का ऑब्वियसली अपना टाइम स्पेस है और वो एक तरह से लिमिटेड है और उस टाइम स्पेस के अंदर अंदर काम करते हैं सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन, लेकिन उस टाइम स्पेस से बाहर वो इन्फिनिटी स्टोन काम नहीं करते। तो टीवी एग्जिस्ट करता है इस सब से बाहर, वो टाइम स्पेस की बाउंड्स में नहीं आता। इसीलिए प्रोबेबली टीवीए के एजेंट्स की एज भी नहीं बढ़ती क्योंकि उन पर जो टाइम स्पेस का कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई नहीं होता। इसके बाद जो सेकंड थ्योरी है वो ये है कि कैंग ने कुछ एक्सेप्शंस रखी हैं। ये बात नेचुरल नहीं है कि टीवीए के अंदर काम नहीं करते इन्फिनिटी स्टोन्स और साथ साथ मैजिक, बल्कि कैंग ने खुद से टीवीए में ये लॉ इम्पोज किया है कि वहां पे इन्फिनिटी स्टोन्स और मैजिक काम नहीं करेंगे। अगर कैंग वो लॉ इम्पोज ना करता तो वहां पे सारे इन्फिनिटी स्टोन्स काम करते नेचुरली। इसका एक सबसे बड़ा प्रूफ जो कि हमने पहले डिस्कस किया कि ऑडिन का मैजिक सीक्रेटली काम कर रहा था लोकी पर और लोकी को ह्यूमन फॉर्म में मेंटेन कर रहा था टीवीए में आने के बाद भी। अगर नेचुरली टीवीए में मैजिक काम ना करता तो वहां पे जो ऑडिन का स्पेल है वो रिवर्स हो जाता और लोकी दोबारा से बन जाता फ्रॉस्ट जायंट काफी बड़ा। ऑडिन का जो स्पेल है लोकी पर वो परमानेंट नहीं है क्योंकि जब लोकी ने टच किया था कास्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स को तो लोकी दोबारा से कन्वर्ट हो गया था अपनी ओरिजिनल फ्रॉस्ट जायंट फॉर्म में एक तरह से, जिसका मतलब है कि लोकी का जो डीएनए है वो परमानेंटली म्यूटेट या फिर चेंज नहीं हुआ ऑडिन के स्पेल की वजह से, बल्कि वो एक तरह की इल्यूजन है लोकी और फ्रिगा के मैजिक की तरह। तो गाइस यहाँ पे पॉइंट ये प्रूव होता है कि मैजिक काम करता है टीवीए में और टीवीए कम्प्लीटली मैजिक प्रूफ नहीं है। और इससे ये बात प्रूव होती है कि जो सारी रिस्ट्रिक्शंस है टीवीए पर इन्फिनिटी स्टोन्स और मैजिक ना काम करने की वो आर्टिफिशियल है, नेचुरल नहीं है। कैंग से यहाँ पे मिस्टेक हुई, कैंग हर तरह का मैजिक ब्लॉक नहीं कर पाया टीवीए में। तो इस थ्योरी के मुताबिक सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन यूजफुल थे और सबको काम करना चाहिए था टीवीए के अंदर, लेकिन कैंग की वजह से वो काम नहीं कर रहे थे। कैंग की आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शन की वजह से वो सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन यूजलेस थे टीवीए में, लेकिन वो फिर भी काम करते टीवीए से बाहर किसी भी और यूनिवर्स में लिटरली। एक और थ्योरी जो कि यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है वो ये है कि वॉचर जो भी यूनिवर्सेस देख रहा था व्हाट इफ शो में वो सब की सब ब्रांच आउट हुई थी हमारी मेन यूनिवर्स से। अब तक हमने जो भी मेन यूनिवर्स देखी है एमसीयू में, बाकी सारी जो टाइमलाइंस है वो ब्रांच आउट हुई है हमारी यूनिवर्स से किसी एक पॉइंट पर। जैसा कि पेगी कार्टर बन गई थी कैप्टन अमेरिका एक डिफरेंट चॉइस की वजह से एपिसोड 1 में व्हाट इफ के, तो जो भी सारी यूनिवर्सेस हमने अब तक देखी है वो सब की सब ब्रांच आउट हुई है हमारी मेन यूनिवर्स से। आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारी मेन यूनिवर्स बीच में एक सेंटर लाइन है और उससे ब्रांच आउट हो रही है मल्टीपल यूनिवर्सेस व्हाट इफ की, सब की सब बेस्ड है एक डिफरेंट चॉइस पर। तो टेक्निकली जो
इन सब यूनिवर्सेस का ओरिजिन है वो बिल्कुल सेम है और एक ही है। इन सब यूनिवर्सेस में जो भी इन्फिनिटी स्टोन्स हैं उन सब का ओरिजिन एक है, वो है मेन यूनिवर्स के स्टार्ट पर। जैसा कि वोंग ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में ये बात एक्सप्लेन की थी कि सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स वजूद में आए थे जब यूनिवर्स बिल्कुल न्यू थी। तो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स जो कि मल्टीपल रियलिटीज में ब्रांच आउट हो रहे हैं वो टेक्निकली सेम है और उनका ओरिजिन एक ही है, और वो ओरिजिन है हमारी मेन यूनिवर्स की टाइमलाइन। इसीलिए सारे स्टोन काम कर सकते हैं अल्टरनेट डिफरेंट यूनिवर्सेस में। लेकिन अगर आप इन स्टोन्स को लेके जाएंगे टोटली किसी और डिफरेंट यूनिवर्स में तो ये वहां जाके काम नहीं करेंगे। एक ऐसे यूनिवर्स जो कि ना ओरिजिनेट हुई हो हमारी मेन एमसीयू की यूनिवर्स से। वो वाली मल्टीवर्स जो कि हमें दिखाई गई लोकी के शो में वो सब एक दूसरे से ओरिजिनेट नहीं हो रही थी बल्कि एक साथ जा रही थी पैरेलल। तो उनके स्टोन्स एक दूसरे यूनिवर्स में काम नहीं करेंगे टेक्निकली, लेकिन हमारी यूनिवर्सेस के आपस में करेंगे। वॉचर पूरी यूनिवर्स में सिर्फ एक नहीं है बल्कि मल्टीपल वॉचर्स एग्जिस्ट करते हैं कॉमिक्स में, और हम मल्टीपल वॉचर्स को ऑलरेडी देख चुके हैं गार्डियंस के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी। तो मे भी हर एक वॉचर को वॉच करने के लिए मिलती है एक सिंगल यूनिवर्स और फिर वहां से निकलती रहती हैं डिफरेंट ब्रांचेस, और उन ब्रांचेस में काम कर सकते हैं सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स कहीं पर भी। तो कैंग अभी तक घूम रहा है हमारी मेन एमसीयू वाली मल्टीवर्स में, उसने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया लोकी के शो वाली बड़ी मल्टीवर्स को। लेकिन गाइस ये थ्योरी भी गलत प्रूव हो जाती है क्योंकि जो मशीन थी गमोरा के पास वो तोड़ नहीं पाई थी इन्फिनिटी स्टोन्स को इस यूनिवर्स के, यानी कि जो स्टोन अल्ट्रॉन के पास थे किसी और यूनिवर्स से उनको किसी और यूनिवर्स से आए भी गमोरा की मशीन तोड़ नहीं पाई थी। और वहां पे ये बात एक्सप्लेन की गई थी कि सारे इन्फिनिटी स्टोन्स डिफरेंट हैं एक दूसरे से, वो मशीन डिस्ट्रॉय कर पाती सिर्फ और सिर्फ अपनी यूनिवर्स के इन्फिनिटी स्टोन्स को। तो इवन तो गाइस मैंने जो आपको थ्योरी बताई वो काफी अच्छी थी सुनने में, लेकिन उस थ्योरी को टोटली गलत प्रूफ कर दिया मार्वल स्टूडियोज ने इस सीन के साथ। अगर इन्फिनिटी स्टोन्स आपस में डिफरेंट है तो इसका मतलब है उनका ओरिजिन भी पास्ट में डिफरेंट था, यानी कि वो एक सिंगल ब्रांच आउट हुई हुई यूनिवर्स से नहीं आए बल्कि वो आए हैं डिफरेंट यूनिवर्सेस से जो कि टोटली डिफरेंट थी। आपके क्या व्यूज हैं सब पर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा गाइस जिस सीन में रखा था थॉर ने म्योनियर कैप्टन मार्वल के ऊपर, तो उस सीन में टेक्निकली म्योनियर इंचैट नहीं हुआ था ऑडिन के मैजिक से। ऑडिन ने म्योनियर पर अपना स्पेल अप्लाई किया था थॉर को अनवर्दी डिक्लेयर करने के बाद और उसको वहां से बैनिश करने के बाद। ऑडिन इस यूनिवर्स में डीप स्लीप में थे और यहाँ पे जो थॉर का हैमर है वो इंचैटेड नहीं था बिल्कुल भी। तो ये एक तरह का काफी बड़ा ब्लंडर था मार्वल स्टूडियोज का। यहाँ पे गाइस एक और थ्योरी ये भी हो सकती है कि थॉर का जो हैमर है वो स्टार्टिंग में काफी ज्यादा हैवी था, उसे सिर्फ उठा सकते थे ऑडिन और थॉर दोनों खुद, लेकिन ऑडिन ने फिर उस पे एन्चेंटमेंट की ताकि उसे सिर्फ उठा पाए वर्दी, और किसी भी वर्दी के लिए वो हैमर ऑटोमेटिकली हल्का हो जाएगा और वो उसे व्हील कर पाएगा। लेकिन टेक्निकली ऑडिन के स्पेल से पहले वो मैजिक ऑटोमेटिकली काफी ज्यादा भारी था और आम पर्सन उसको उठा नहीं पाते आसानी से। इस बात को सपोर्ट करता है इन्फिनिटी वॉर का वो वाला सीन जहाँ पे थॉर ने गार्डियंस से कहा था कि वो लोग वो वाला वेपन व्हील नहीं कर सकते जो कि वो बनाने जा रहा है, उनकी बॉडी क्रम्बल कर जाएगी थॉर के मुताबिक अगर उन्होंने थॉर के हैमर या फिर उसके वेपन को उठाने की कोशिश की। तो मे बी नेचुरली सारे एसगार्डियन वेपन्स काफी हैवी होते हैं और उन्हें व्हील कर पाते हैं सिर्फ एसगार्डियंस ही, यानी कि थॉर और ऑडिन। लेकिन स्पेल की वजह से म्योनियर एक्चुअल में हल्का हो गया और उसे फिर व्हील कर सकते थे सिर्फ वर्दी ही। ये थ्योरी गाइस फिर से काफी यूजलेस है क्योंकि कैप्टन अमेरिका ने व्हील किया था इवन थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर भी एंड गेम में। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर जो कि मैंने पूछा था अपनी लास्ट वीडियो में। क्वेश्चन था कि म्योनियर को हम लोग अब तक एमसीयू में हैमर के अलावा कौन सी फॉर्म में देख चुके हैं। उसका आंसर है अम्ब्रेला। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है कैप्टन मार्वल को उनकी पावर्स कौन से इन्फिनिटी स्टोन से मिली थी। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड पीस।